Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. After a couple of months, because of my busy schedule, I was unable to put videos on YouTube. But now I am here, and we will discuss very interesting topic in future, inshallah. And in this video, we are going to discuss a case on ABPA. What is ABPA? First of all, we will take overview of ABPA. Acute bronchopulmonary aspergillosis result from a severe allergic reaction caused by the fungus Aspergillus, most common Aspergillus fumigatus. ABPA affect an estimated 4.8 million people worldwide. Dr. K.F. Hinson first described allergic bronchopulmonary aspergillosis in 1952. 1952 में के.एफ. हिंसन ने फर्स्ट जो है वो केस डिस्क्राइब किया था और जो उसने डिस्कस किया था, जो उसने फाइंडिंग निकाली थी वो थी ABPA की। ओके और ये होता क्या है, ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है, जो कि एक फंगस होता है जो कि इन्वायरमेंट में, सॉइल में और वाटर में ऑल टाइम जो है वो प्रेजेंट रहता है। उसकी वजह से ये होता है। जो कॉमनली जो फंगस जो है वो यूज़ होता है वो इसमें एस्परगिलस फुमिगेटस है, जो कि ये काज करता है ABPA को। और इनके ये ऑल टाइम मौजूद होते हैं। ये फंगस जो है वो इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, हमारा इंटरेक्शन उनसे होता रहता है। लेकिन जो बहुत ही वीक इम्यून सिस्टम वाले लोग होते हैं, ये उन पे जो है वो कॉमनली जो है वो अफेक्ट करते हैं। हेल्दी इम्यून सिस्टम वाले जो है वो इनको काफ़ी हद तक जो है वो बेयर कर लेते हैं, वो उनकी जो बॉडी पे जो है इनका अफेक्ट जो है वो उस तरह से नहीं होता। तो हम नेक्स्ट इसकी एटियोलॉजी देखेंगे। एटियोलॉजी में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कोनेडिया जो है वो उसने रिस्पिरेटरी जो आपके सेल्स हैं उस पर वो एडहेयर हुआ, फिर उसने सेलुलर डिसफंक्शन काज कर दिया। इनिशली जो है वो सीलिया की डिस्ट्रप्शन होगी। सीलिया का क्या काम होता है, सीलिया जो है वो म्यूकस को जो है वो ओवर प्रोडक्शन को ख़त्म करता है, म्यूकस को जो है वो आउट करने में जो है वो हेल्प करता है। लेकिन इसमें जब उसकी सीलिया की जो है वो फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो उसमें डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर नेक्स्ट जो उसका स्टेप है उसमें क्या होगा, फंगल जो है वो कॉलोनीज जो है वो बना लेगा। हाइफी जो है वो, यानी कि हाइफी क्या है वो, ये ट्यूबुलर और मल्टी जो है वो ना वो प्रोडक्शन होती है, यानी कि ट्यूबुलर फॉर्म में जो फंगस है ना वो वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल जो है ना उनमें जो है वो प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं हाइफी कहते हैं। जब ये सारी चीज़ें उधर एक रेस्पिरेटरी यानी कि ट्रैक में जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी, जब वो कॉलोनीज बना लेगा, जब हाइफीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, ये फिर जो है वो टिश्यू जो है वो सबस्टिशियल टिश्यू डिस्ट्रप्शन को जो है वो काज करेगा, उसको लीड करेगा, जो कि रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ABPA जो डिजीज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है। हम अपना नेक्स्ट जो है हम एक केस हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। केस स्टडी की इनके में सबसे इनिशियल जो चीज़ होती है उसमें डेमोग्राफिकल जो है वो डाटा होता है। इसमें हम डेमोग्राफिकल डाटा आप देख सकते हैं सामने स्लाइड में। नेम है मरीना डेविड, सेक्स फीमेल, एज 48 ईयर्स, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, वेट जो है वो 53 kg है, हाइट जो है उसकी 154 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ़ चाइल्ड जो है वो 2 है और उसका जो स्टेटस जो है वो मैरिड है। और ऑक्यूपेशन जो है वो उसकी नहीं है, मतलब वो हाउस वाइफ है, नेशनैलिटी पाकिस्तानी है। और एक्टिविटीज़ जो है वो उसमें जो है वो हाउस वाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, मतलब डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं वो जो है वो करती है। कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो उसकी नहीं है। अच्छा, उसकी जो चीफ़ कंप्लेन है वो क्या है हमारे पास, 48-year-old female present to the respiratory medicine outpatient department with complaint of breathlessness on exertion के टाइम पे उसको क्या होता है, उसको breathlessness होती है। ये उसकी जो चीफ़ कंप्लेन है ये है, ठीक है। आगे मज़ीद उसकी यानी कि डिटेल में उसके क्या साइन सिम्टम्स हैं ये हम नेक्स्ट देखेंगे। These symptoms were accompanied by on and off fever not associated with chill and rigor, cough and generalized swelling of the body for the last 14 years। मतलब उसमें उसको फीवर है लेकिन उसमें उसके यानी कि कोई भी शिवरिंग नहीं है, चिल्स नहीं है, राइगर नहीं है, ठीक है। उसमें कफ है उसको। और मेन जो चीफ़ कंप्लेन जो हम उसकी देख चुके हैं प्रीवियस, वो क्या है, उसकी ब्रेथलेसनेस उसको होती है, ठीक है। इसमें उसके साथ उसको कफ हो रही है और स्वेलिंग हो रही है, यानी कि बॉडी में फीट में स्वेलिंग हो रही है उसको। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ COVID-19 इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस। द पेशेंट आल्सो रिपोर्टेड नो हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विद एनी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट इन द पास्ट। मतलब उसका कोई इंट्रैक्शन नहीं था किसी भी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट से या फिर कोविड के पेशेंट से, बल्कि उसको खुद भी जो है वो कोविड जो है वो नहीं है। मतलब पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री में जो उसकी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो है वो कोई भी उसकी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो नहीं है।
सर्जिकल हिस्ट्री उसकी नील है, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल इनटेक नहीं है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ABPA नहीं है, और फूड और ड्रग एलर्जीज जो है वो भी उसको नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत मैटर करती हैं आपकी किसी भी डायग्नोस को बनाने में, या फिर किसी भी, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसी नेक्स्ट जो है एग्जामिनेशन, जब उसका हमने हेड टू टू जब हमने एग्जामिनेशन किया, उसमें इसकी जो है एग्जामिनेशन पे हमने क्या किया कि वो फाउंड हुई इल है, वेस्टेड है और फेब्राइल है। मतलब हमने जब उसको देखा उसकी फ्लैशी फेस है और ये वो सारी चीज़ें, इससे लेथार्जिक है पेशेंट, ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कि वो इल, वेस्टेड और फेब्राइल है। एग्जामिनेशन ऑफ हर रिस्पिरेटरी सिस्टम रिवेल टेकिपनिया, उसको टेकिपनिया है, मतलब उसका रिस्पिरेटरी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ब्रेथलेसनेस है उसको। शी वाज आल्सो डिस्नोइक विद रिड्यूस्ड चेस्ट एक्सपेंशन, मतलब उसको जब ब्रेथलेसनेस होगी, उसको डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होगी, तो उसमें क्या होगा, चेस्ट एक्सपेंशन उसकी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, उसको डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में। बायलैटरल ब्रोंकाई एंड कोर्स क्रेप्टेशन वर प्रेजेंट ऑन अस्कल्टेशन, अस्कल्टेशन पे हमें क्रेप्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट मिलेंगे। कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन में हमारे पास क्या हुआ, टेकिकार्डिया आ गया उसका, ठीक है, और मतलब उसको फीवर होगा साथ में, तो उसमें डेफिनेटली उसका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा। जनरल एग्जामिनेशन शोज क्लबिंग ऑफ अपर लिप डिजिट, क्लबिंग आ गया हमारे पास। ओके, ये हमारा एग्जामिनेशन की फाइंडिंग जो थी ये हमारी थी इस केस स्टडी में, ठीक है। फर्दर अगर हम मज़ीद कोई केस स्टडी करते हैं उनमें हर केस की डिफरेंट जो है वो फाइंडिंग्स होती हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं उनमें, बट मोस्टली फाइंडिंग जो है वो हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हमारे पास जो सब चीज़ें आती हैं, उसमें सबसे पहले हम बेसलाइन करवाते हैं पेशेंट की। उसमें हमारे पास उसका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 10.4 mg/dl है, प्लेटलेट काउंट 25 तो वो है हमारे पास, और रैंडम BSR जो है वो 85 mg/dl है। द पेशेंट वाज फाउंड टू बी नेगेटिव फॉर HIV, हेपेटाइटिस B एंड C वायरस, मतलब उसको कोई HIV और हेपेटाइटिस का कोई भी वायरस जो है वो नहीं है। द सीरम IgE लेवल वाज एलिवेटेड एट 5812 इंटरनेशनल यूनिट पर ml. द एब्सोल्यूट एसिनोफिल काउंट वर 312 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये हमारे पास सारी जो है वो हेमेटोलॉजिकल उसकी जो फाइंडिंग्स जो हैं ये आ गई, ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल टेस्ट होता है यानी कि ABPA में, जो कि हम करवाते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट होता है, ठीक है। स्किन प्रिक टेस्ट क्या होता है, जो वो हमें बताता है कि अस्परजिलस फुमिगेटस जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं है। स्किन प्रिक टेस्ट हम करते हैं रेटेक्स रिवेल इमीडिएट cutaneous hypersensitivity to aspergillus fumigatus. Serological test for aspergillus fumigator IgE and IgM were elevated, मतलब IgE और IgG जो है वो हम स्पेसिफिक जो हमारे सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनमें वो जो क्या होगा वो एलिवेटेड होंगे उनके ABPA में। और नेक्स्ट हम एक्सरे की जो है वो फाइंडिंग हम देख लेंगे, उसमें पेशेंट में उसकी क्या फाइंडिंग है एक्सरे की। उसमें जो है वो एक्सरे रिवेल बायलैटरल इन्फ्लिट्रेशन विद रिंग शेडो, ये एक्सरे हमारे पास सामने है प्रेजेंट। इसमें आप रिंग शेडो जो है वो क्लियरली जो है वो देख सकते हैं, एरो की मदद से आपको दिखाया गया है, जो कि बायलैटरल है, विच वाज सजेस्टिव ऑफ ब्रोंकियोस्टेसिस, जो कि यानी कि ब्रोंकियोस्टेसिस में भी जो है वो प्रेजेंट होता है, और इसमें भी ABPA में भी ये है प्रेजेंट है, रिंग फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये हमारी एक्सरे की थी। और नेक्स्ट हम HRCT की जो फाइंडिंग्स हैं वो भी हम देख लेंगे। ये हमारी एक्सरे की थी। और नेक्स्ट हम HRCT की जो फाइंडिंग्स हैं वो भी हम देख लेंगे। HRCT की जो फाइंडिंग है उसमें हमने क्या किया, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसको कहते हैं HRCT को हम। उसको जब हम उसके थोरेक्स का जब हमने HRCT किया तो उसमें कन्फर्म हुआ कि वहाँ पे जो है वो मॉडरेट टू ग्रॉस ट्यूबुलर सिस्टिक ब्रोंकोस्टेसिस विद सराउंडिंग फाइब्रोसिस इन बायलैटरल लंग फील्ड जो है हमें वो जो शो हुई, ठीक है। और साइनेट रिंग जो है वो साइन वाज आल्सो पॉजिटिव था HRCT में। अच्छा, इसकी हम डायग्नोसिस जब बनाएंगे तो वो हम उस बेस पे बनाएंगे, मतलब उसकी सीरम में IgE और स्किन प्रिक टेस्ट जो था वो एस्परगिलोसिस का जो है वो स्पेसिफिक सीरोलॉजी मार्कर, और डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी ब्रोंकोपुल्मोनरी एस्परजिलोसिस 60 ब्रोंकोस्टेसिस वाज मेड, ठीक है। डायग्नोस हमारी इस बेस पे जो है वो बन गई उसकी, मतलब उसमें जो है वो IgE जो था वो हमारा जो है वो पॉजिटिव था, ठीक है। और जो सीरोलॉजी मार्कर्स जो थे उन्होंने
हम प्रीवियस जो है वो डिस्कशन हम कर चुके हैं इस पर, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव थी। इस बेस पे जो हमारी डायग्नोसिस जो क्राइटेरिया है, जो किस चीज़ को फिलफिल करता है, ये हमें बताता है कि पेशेंट को ABPA है। ठीक है, ये हमारी डायग्नोसिस थी। आगे मैनेजमेंट की तरफ जब हम जाएंगे तो हमने उस पेशेंट को मैनेज किस तरह से किया था। हमने उस पेशेंट को मैनेज ऐसे कंजर्वेटिवली मैनेज किया था, यानी कि ऑक्सीजन थेरेपी उसको दी थी। मोस्ट ऑक्सीजन टू मेंटेन सैचुरेशन बिटवीन 88 and 92% ऑन दी नेजल प्रोंग फॉर मोर देन 18 hours a day एंड विद नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। मतलब उसको वेंटिलेटर सपोर्ट पे हमने नहीं डाला था, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन से ही उसकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो मेंटेन हो रही थी हमारे पास, और कंजर्वेटिवली हम उसको मैनेज जो है वो कर रहे थे। मेडिकेशन जो हम उसकी इसमें जो हमारी मेडिकेशन जो यूज़ हो रही थी उसमें जो था वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो उसको ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए, एंटी फंगल दिए, और एट्राकोनाज़ोल जो है वो 200 mg पर kg के हिसाब से हम जो है उसको 16 वीक्स के लिए हमने उसको प्रिस्क्राइब किया। उसके बाद प्रेडनिसोलोन जो है वो 0.5 to 1 mg पर kg a day for 2 weeks, which was subsequently tapered down to 5 to 10 mg every 2 weeks over 3 to 5 months। ठीक है, नेबुलाइजेशन मेडिकेशन जो है वो हम जो है वो उसको दी गई थी, जिसमें एटम क्लिनल जो है वो हमारा आता है। ट्रीटमेंट हेल्प इन द कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ एस्थमा सिम्टम बट रिकवरेंस ऑफ सिम्टम अकर ऑन ट्रीटमेंट विड्रॉल। द पेशेंट वाज फर्दर मैनेज कंजर्वेटिवली एंड डिस्चार्ज आफ्टर 18 days। ओके, ये हमारी जो है ये मेडिकेशन प्लानिंग जो थी, ये सारी हमारी मेडिकेशन प्लानिंग थी, जो कि हम अभी हमारी वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो रही है, हम इसको डिटेल में बाद में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो कंक्लूजन इसका क्या है, उसमें इस सारी केस सिनेरियो का हमारा कंक्लूजन जो क्या है वो ये है कि अर्ली डायग्नोसिस इज़ बेटर एंड मोर इफेक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ ABPA। क्रोनिक ABPA पेशेंट कैन प्रेजेंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर विद कार्बन dioxide narcosis। Corticosteroid are the primary stem therapy for ABPA, or although antifungal are also effective medication for the ABPA who are steroid dependent। Nebulization therapy is very useful as it changes liquid medication into fine droplet, so you can inhale it into your lungs। ये हमारी मतलब हम ये है कि अर्ली डिटेक्शन जो है वो ABPA का जो होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है और नेबुलाइजेशन जो है वो ये मेन थेरापीज़ हैं जो कि आपको इनके क्योर होने में आपके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो साबित होती हैं। ठीक है, और ये हमारी थी केस स्टडी थी जो कि ABPA पे हमने आज की। आई होप सो हम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये एंड पे कुछ रेफरेंसेस मैंने डाले हैं, इन पे जाके आप इनके फर्दर इसको स्टडी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।